हेलो एवरी, आज हम बात करेंगे रेबल मून मूवी की जो कि अभी रिलीज हुई है। सो गाइस, वीडियो काफी इंटरेस्टिंग है, इसलिए वीडियो को एंड तक देखें। और अगर वीडियो अच्छी लग जाए और आपने चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करके जाएं। सो गाइस, कहानी की स्टार्टिंग में हमें बताया जाता है कि मदर वर्ल्ड पे बहुत सारे राजाओं ने राज किया। उनके आपस की सत्ता की भूख की लड़ाई ने उनके ग्रह को तबाह कर दिया, जिस वजह से सल्तनत की सेना अंतरिक्ष में निकल पड़ी। उनके सामने जो भी आया उसकी बलि चढ़ गई। कुछ ही टाइम में पूरे अंतरिक्ष में मदर वर्ल्ड ने राज करना स्टार्ट कर दिया, लेकिन तभी किसी गद्दार ने राजा और उसके परिवार को मार दिया, जिससे पूरा शाही घराना खत्म हो गया। और शाही खून के खत्म हो जाने की वजह से बहुत से प्लैनेट्स ने आवाज उठाई और बहुत से बागी गिरोह बन गए। तभी बेलिसीरियस नाम के जनरल ने मौके का फायदा उठाकर खुद को शासक घोषित कर दिया और मदर वर्ल्ड पर जहाँ जहाँ बागी उठ रहे थे वहाँ उसने अपने सबसे बेरहम एडमिरल और कमांडर्स को भेजा उनकी आवाज दबाने के लिए। इसके बाद में हमें एक कोरा नाम की लड़की को दिखाते हैं जो कि खेत जोत रही थी, तो उसे उसके कबीले का एक इंसान बुलाने आता है जिसका नाम गनर था। वो उसे अंदर चलने को कहता है जहाँ एक जश्न चल रहा था। वो कहता है कि डैन तुम्हारे बारे में पूछ रहा था। डैन एक शिकारी था। तभी कोरा अंदर जाती है जहाँ वो एक ओल्ड मैन के पास बैठ जाती है और वो उसी के साथ रहती थी। वो भी उससे डैन के बारे में बात करता है। उसके बाद में उनके कबीले का सरदार सिंद्री एक स्पीच देता है नए फसल की मेहनत के लिए, जिसके बाद में जश्न खत्म हो जाता है। कोरा आकर लेटने लगती है तो वो ओल्ड मैन उससे कहता है कि डैन एक अच्छा इंसान है, तुम्हें उससे शादी कर लेना चाहिए, तुम इससे इस कबीले का हिस्सा भी बन जाओगी। मतलब कोरा उस प्लेनेट से नहीं थी। वो कहती है यहाँ पर मेरे पास्ट के बारे में सिर्फ तुम जानते हो, मैं अपने बीते हुए कल की वजह से फैमिली नहीं बना सकती हूँ। तभी हमें अगले दिन का सीन दिखाते हैं जहाँ कोरा गेहूं बो रही होती है और सैम नाम की लड़की उससे बात कर रही होती है कि तभी आसमान में मदर वर्ल्ड की वॉरशिप आ जाती हैं। तो कोरा बहुत स्पीड से भाग के घंटा बजाती है। उसके बाद में हमें कबीले के सारे लोगों को इकट्ठा दिखाते हैं जहां गनर कह रहा होता है कि हमें मदर वर्ल्ड को अपनी फसल बेचनी चाहिए, लेकिन सिंड्री और बाकी के लोग उसकी बात से सहमत नहीं थे। गनर को लग रहा था उनसे दोस्ती करने में उनका फायदा है, तो कोरा कहती है वो दोस्ती नहीं करते हैं, उन्हें इस शब्द का मतलब भी नहीं पता है, वो सिर्फ तबाही मचाते हैं। अगर चैन से जीना चाहते हो तो जो वो मांग रहे हैं उन्हें दे दो और उन्हें ये पता नहीं लगने देना कि तुम्हारी जमीन कितनी उपजाऊ है। और साथ ही ये भी पता नहीं लगना चाहिए कि पिछली साल गनर ने फसल किसे बेची थी। दरअसल में गनर ने पिछली साल की फसल बागियों को बेची थी। इसके बाद में वहाँ पर दो शटल से मदर वर्ल्ड के लोग आते हैं जिनमें उनके एडमिरल का नाम एडमिरल एटिकस था जो कि बहुत ही बेरहम था। वो आके सिंड्री से अनाज खरीदने को कहता है, वो भी काफी अच्छे दामों में, लेकिन सिंड्री मना कर देता है। कहता है कि हमारे पास ज्यादा अनाज नहीं है। तो एडमिरल खेतों को देख के कहता है कि तुम्हारे खेत तो काफी उपजाऊ लगते हैं और उसके हिसाब से तुम्हारे पास काफी अनाज होना चाहिए, लेकिन सिंड्री उसे समझाता है कि उनके खेत इतने भी उपजाऊ नहीं हैं। लेकिन उसकी इस बात पे उसे भरोसा नहीं होता है, तो वो लोगों से कहता है कि कौन तुम्हारे खेतों को देखता है। तो गनर बोल जाता है, वो कहता है कि हमारे मुखिया थोड़ा ज्यादा ही आगे की सोचते हैं, इसलिए वो काफी अनाज स्टोर करते हैं ताकि उन्हें सूखे के टाइम पर कभी दिक्कत ना हो, तो शायद हम तुम्हें कुछ अनाज दे पाए। तो एडमिरल सिंड्री से कहता है ये कौन है। वो उस पे कहता है कि ये कोई भी नहीं है। तो एडमिरल गनर को इस वजह से मारने जा रहा होता है कि तुम बीच में क्यों बोले, लेकिन सिंड्री ऐसा करने से मना कर रहा होता है कि तभी अचानक से एडमिरल गनर की जगह सिंड्री को ही मार देता है, जिससे सब वहाँ पर डर जाते हैं। तभी वो कहता है कि हमें तुम्हारा सब अनाज चाहिए। तो गनर उसे समझाने की कोशिश करता है कि फिर वो क्या खाएंगे, लेकिन एडमिरल उसकी नहीं सुनता है और वो वहां से चला जाता है और अपने कुछ लोगों को वहीं छोड़ जाता है। वो सिपाही अपने सामान को सेट कर रहे होते हैं जहाँ एक एरिस नाम के सिपाही एक रोबोट को स्टार्ट करता है जिसका नाम जेसी था। वो किसी टाइम में मरे हुए राजा का अंगरक्षक हुआ करता था। वहीं कुछ सिपाही सैम को परेशान कर रहे होते हैं जिनमें से एक उनका कमांडर भी होता है। तभी वो ही सिपाही जो सैम को परेशान कर रहा था वो जेसी को परेशान करता है और उस पर शूट करता है कि राजा के मर्डर होने के बाद
से उन रोबोट ने हथियार ना उठाने की कसम खा ली थी। तो एरिस उस सिपाही और रोबोट के बीच में आ जाता है। तो वो सिपाही एरिस पे भी गन पॉइंट कर रहा होता है कि कमांडर उसे रोक लेते हैं और उस रोबोट को खुद को साफ करने के लिए कहते हैं। वो रोबोट अपने आप को साफ कर वहीं नदी के किनारे बैठ जाता है। तो सैम उसके पास में आती है और उससे पूछती है कि क्या तुम सिपाही हो? तो वो उस पे कहता है कि हाँ, कभी हुआ करता था, राजा के कत्ल होने से पहले। तभी वो बताता है कि वो और उसके जैसे जितने भी थे वो एक भविष्यवाणी में विश्वास करते थे जिसमें एक परी दुनिया में आने वाली थी और उस परी ने राजा की बेटी बन के जन्म लिया था। तो उससे वो सब बहुत खुश हुए थे। उन्हें पता था वो पूरे ब्रह्मांड में शांति लाएगी और वो सब शांति से रहेंगे और अपने घर वापस जा पाएंगे। उसमें कोई जादू था, लेकिन जिस दिन उसकी ताजपोशी हुई उसी दिन राजा के करीबी लोगों ने उनके पूरे परिवार को कत्ल कर दिया, जिससे उनकी सारी उम्मीदें मर गईं और उन्होंने सब कुछ त्याग दिया। इसके बाद में वो वहां से चली जाती है। रात को फिर से सब इकट्ठे होते हैं और इस बारे में बात कर रहे होते हैं और कि कैसे इस मुसीबत से निपटा जाए, जिससे वो इस नतीजे पे आते हैं कि वे उन्हें सारा अनाज दे देंगे और उनसे रहम की उम्मीद करेंगे। लेकिन कोरा को ये आइडिया पसंद नहीं आता है, तो वो चुपचाप वहां से निकल जाती है। तो वो ओल्ड मैन भी उसके पीछे जाता है। वो देखता है कि कोरा वहां से भागने की तैयारी कर रही होती है। तो वो ओल्ड मैन कहता है कि जब तुम मुझे जहाज के मलबे में पड़ी हुई मिली थी तब मैं तुम्हें वहीं छोड़ सकता था, लेकिन मैं उठा लाया था, लेकिन हमारी मुसीबत में तुम हमें छोड़कर जा रही हो। तो उस पे कोरा कहती है तो क्या करूं? जिस पे वो ओल्ड मैन कहता है अपने जैसे जाबाजों को ढूंढो और मदर वर्ल्ड के खिलाफ लड़ो। लेकिन वो कहती है कि अगर मैं लड़ने और लोगों को ढूंढने निकली तो कबीले के लोगों में उम्मीद जागेगी और उम्मीद जागेगी तो वो लड़ेंगे और फिर वो लोग बेमौत मरेंगे। तो मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती हूँ कि मेरी वजह से कोई मरे, और अगर यहाँ रुके तो भी मरोगे, और मैं इतनी बेवकूफ नहीं हूँ कि यहाँ रुकूं और अपनी जान दूं। और ये कहकर वो निकल जाती है। इधर सैम पानी भर रही थी तो उसे कुछ सोल्जर उठा के ले जाते हैं, उसको पकड़ लेते हैं। हालांकि एरिस उसके खिलाफ था इसलिए वो उसे भी पकड़ लेते हैं कि तभी वहां पर कोरा आ जाती है। वो लोग उसके साथ भी मिसबिहेव करने लगते हैं। वो उसके करीब आकर उसे भी पकड़ने जा ही रहे होते हैं, लेकिन वो उन्हें मारने लगती है और कुछ ही सेकंड में वो उन सबको मार देती है। सिर्फ एरिस और कमांडर बचते हैं। कमांडर सैम के ऊपर गन रख देता है और कोरा से गन नीचे करने को कहता है। एरिस भी कमांडर पर गन पॉइंट कर देता है। तभी वहां पे वो रोबोट आ जाता है तो कमांडर उससे कोरा को मारने को कहता है, लेकिन वो उल्टा कमांडर को ही मार देता है क्योंकि उसे सैम में राजकुमारी दिख रही थी। उसके बाद में वहां बाकी के लोग आ जाते हैं तो उन्हें देखकर कोरा कहती है कि हमें लड़ना होगा। अगले सुबह वो ऐसे लोगों को ढूंढने निकल जाती है तो ओल्ड मैन उसे उसकी पुरानी गन देता है जो उसे वहीं मिली थी जहां उसे कोरा मिली थी। तभी वो सुबह को उन लोगों को ढूंढने निकलने लगती है जो उसके साथ जंग लड़ सकते थे। तो वो ओल्ड मैन उसे उसकी पुरानी गन देता है जो उसे वहीं मिली थी जहां कोरा मिली थी। वो उससे पूछता है तुम किसके पास जाओगी? तो कोरा बताती है कि वो एक जनरल के बारे में जानती है जिसने मदर वर्ल्ड के खिलाफ लड़ाई की थी और वो अभी भी जिंदा है। उसके बाद में गनर को बुलाती है। गनर ने बागियों को अनाज बेचा था इसलिए वो चाहती थी कि गनर उसे बागियों तक ले जाए, और वो चल देते हैं और रात में एक जगह रुकते हैं। तो गनर कहता है तुम्हें क्यों लगता है कि वो लोग हमें मारेंगे? हम तो सिर्फ सीधे साधे किसान हैं। तो कोरा कहती है कि जब वो 9 साल की थी तब मदर वर्ल्ड ने उनके ग्रह पर हमला किया था। मदर वर्ल्ड की फौज बेलिसेरियस के हाथ में थी। वो उस टाइम पे जवान था। उसके ग्रह के लोगों ने जम के उसका सामना किया जिस वजह से वो चिढ़ गया और उसने वो गुस्सा उनकी औरतों और बच्चों पे निकाला। तभी अचानक से उसका सामना सीधे बेलिसेरियस से हो गया। उसने उसके ऊपर गन पॉइंट कर दी। तो बेलिसेरियस को पता नहीं उसमें क्या पसंद आ गया जिससे उसने उसे नहीं मारा और अपने साथ में ले आया और उसने उसे अपनी बेटी की तरह रखा। कोरा को वहाँ की तालीम मिली और फिर वो मदर वर्ल्ड के फौज में शामिल हो गई। उसे ऊंचा दर्जा मिला क्योंकि वो एक बहुत ही बड़े जनरल की बेटी थी जो कि राजा के करीबी था। वहाँ उसका एक बॉयफ्रेंड भी था जो कि जंग में मर गया था। इसके बाद वो कहती है ये सब इसलिए बता रही हूँ क्योंकि तुम जानना चाहते थे मैं कौन हूँ। दरअसल में गनर उससे काफी सवाल कर रहा था कि तुम कौन हो और तुम्हारा ओहदा क्या है। वो कहती है इसलिए मुझे पता है कि वो तुम्हें मार देंगे क्योंकि अगर मैं होती मैं भी यही करती। इसके बाद में वो चल देते हैं और एक सिटी में पहुंच जाते हैं जहां वो इंसान था जिसने गनर को बागियों से मिलवाया था, लेकिन उसे कुछ लोग जो कि मदर वर्ल्ड के लिए बाउंटी हंटिंग का काम करते थे उन्होंने पकड़ लिया था। गनर कहता है उसने बताया था कि वो उन्हें लेविटिका राज्य में जाके ढूंढे तो वो मिल सकते हैं और कोरा भी लेविटिका के बारे में जानती थी। तभी वो एक बार में आते हैं जहाँ
जहाँ कोरा कहती है पहले हमें जनरल टाइटस को ढूंढना होगा, उसके बाद में हम उनसे मिलेंगे। तभी वहाँ एक एलियन उनके पास आता है और वो कोरा से कहता है कि ह्यूमन मुझे अच्छा लगा, तुम इसका क्या लोगी? तो कोरा कहती है ये बिकाऊ नहीं है। तो वो जबरिया करने लगता है कि तभी कोरा उसे मार के वहाँ से भगा देती है। तभी वो जोर से पूछती है कि किसी को पता है कि जनरल टाइटस कहाँ मिलेंगे? तो वहाँ पर एक इंसेक्ट टाइप एलियन था जो कि ह्यूमन के थ्रू बात कर रहा था। वो उन्हें जनरल का पता बता देता है। वो वहाँ से जा ही रहे होते हैं कि वहाँ पर एलियन अपने कुछ लोगों को लेके आ जाता है जिसे कोरा ने अभी मारा था। तभी उनमें फाइट होने लगती है तो कोरा एक एक करके उन सबको मार देती है, लेकिन तभी वो एलियन उसे पीछे से मारने ही वाला होता है कि एक इंसान उसे बचा लेता है जिसका नाम काई था। काई के पास में सेप था। वो उनसे उनकी मदद करने को कहता है। वो दोनों जानते थे कि काई पैसों के लिए काम करता है, इसलिए वो कहते हैं कि उनके पास में ज्यादा पैसे नहीं हैं। तो काई कहता है तुम जितने देना चाहो उतने दे देना। उसके बाद में वो उस ग्रह से निकल जाते हैं। और काई ऐसे कई योद्धाओं को जानता था जो कि मदर वर्ल्ड के खिलाफ लड़ सकते थे और वो मदर वर्ल्ड की वांटेड लिस्ट में भी थे। इधर एडमिरल एटिकस को पता लगता है कि एक डिटेक्टिव मतलब बाउंटी हंटर उससे मिलना चाहता है, जो कि वही था जिसने उस इंसान को पकड़ा था जो बागियों के बारे में जानता था। इधर काय उन्हें एक योद्धा के पास लाया था जो कि एक इंसान का कर्ज चुका रहा था। उसका नाम टैरक था। वो किसी ग्रह का प्रिंस था और लोगों के पास भी इतने पैसे नहीं थे कि वो उसका कर्ज चुका सके। लेकिन वो आदमी टैरक जिसका कर्ज चुका रहा था उसके पास में एक एनिमल था जो कि किसी से काबू नहीं हो रहा था। तो वो आदमी कहता है कि अगर टैरक इसको काबू कर ले तो वो उसे जाने देगा, लेकिन अगर टैरक उसे काबू नहीं कर पाया तो तुम लोगों के भी पैरों में बेड़ियां पड़ जाएंगी। तो कोरा इसके लिए हाँ कर देती है। तभी टैरक उस बेकाबू एनिमल को काबू करने के लिए उसके पास जाता है। वो उस पर कोई भी शक्ति नहीं दिखाता है बल्कि वो उसके आगे झुक जाता है, जिस वजह से वो एनिमल थोड़ा शांत हो जाता है। तभी धीरे धीरे टैरक उसके करीब जाता है जिससे जल्दी ही उस पक्षी पर भरोसा हो जाता है। तभी टैरक उसके ऊपर बैठकर उड़ जाता है, पर वो एनिमल अभी भी पूरी तरह से उसके कब्जे में नहीं था, इसलिए वो एनिमल चट्टानों से टकराते हुए टैरक को चोट पहुंचाने की कोशिश करता है और एक जगह पत्थर पर गिरा भी देता है। लेकिन टैरक हार नहीं मानता है। वो भागकर फिर से उस एनिमल पर कूदकर बैठ जाता है और इस बार वो उस एनिमल को पूरी तरह से शांत कर लेता है। तभी वो एनिमल भी शांति से उड़ने लगता है और फिर वो उड़ते हुए नीचे आ जाता है। तो वो आदमी टैरक को आजाद कर देता है और टैरक उन लोगों के साथ जाने लगता है। तो वो आदमी उस एनिमल को खुद काबू करने की कोशिश करता है। उसे लगता है कि टैरक ने जब उसे काबू कर लिया तो वो भी उसे काबू कर लेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। वो एनिमल उस आदमी को वहीं मार देता है। इधर वो लोग एक दूसरे योद्धा के पास में पहुंच जाते हैं जिसका नाम नेमेसिस था। नेमेसिस एक बच्ची को बचाने के लिए एक बहुत ही भयंकर खतरनाक मकड़ी के पास में आती है जिसने एक बच्ची को कैद कर रखा था। दरअसल में वो मकड़ी ह्यूमन से परेशान थी। उनकी बढ़ती टेक्नोलॉजी की वजह से वहाँ का एटमॉस्फेयर बिगड़ गया था, जिस वजह से उस मकड़ी के बच्चे मर गए थे। तो इसलिए वो बदला लेना चाहती थी, लेकिन नेमेसिस उसे समझाने की कोशिश करती है ये गलत है, लेकिन वो नहीं मारती है। तो नेमेसिस अपनी तलवार निकालकर उस पर हमला कर देती है। क्योंकि नेमेसिस बहुत ही तेज तलवार चलाती थी, वो उस मकड़ी का एक हाथ काट देती है, जिससे वो मकड़ी उस बच्चे को छोड़ देती है और उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और फिर वो नेमेसिस पे बहुत बुरी तरह से अटैक करने लगती है। फिर वो नेमेसिस को दूर फेंक देती है और फिर वो उस बच्ची पर दोबारा से अटैक करने जा रही होती है, लेकिन नेमेसिस पीछे से उस मकड़ी को जख्मी कर देती है और फिर वो अपनी शॉर्ट की फ्लेम जलाकर उस मकड़ी को नीचे से काट देती है। फिर कोरा उसे अपने साथ मिलने को कहती है और नेमेसिस मदर वर्ल्ड के खिलाफ लड़ चुकी थी। उसने बेलिसेरियस के 16 बहुत ही करीबी कमांडर्स को मार दिया था, इसलिए वो उन लोगों के साथ मिल जाती है। उसके बाद में वो अगले ग्रह पर जनरल टाइटस को ढूंढने के लिए जाते हैं, जहाँ पर उन्हें जनरल टाइटस बहुत बुरी हालत में मिलते हैं। कोरा उनकी हालत सुधरवाती है, लेकिन जनरल टाइटस कहते हैं कि मुझे यहाँ चैन से मरने दो, क्योंकि मेरी वजह से मेरे सारे साथियों को मेरे ही सामने मार दिया गया था। तो कोरा उन्हें समझाती है कि उसमें आपकी कोई भी गलती नहीं थी, लेकिन जनरल टाइटस बिल्कुल टूट गए थे। तो कोरा उन्हें समझाती है कि आप अगर हमारा साथ देंगे मदर वर्ल्ड के खिलाफ लड़ने में तो आप उससे अपने मरे हुए साथियों का बदला भी ले सकते हैं। वैसे भी आप यहाँ मरना ही चाहते हैं, तो इससे बढ़िया मदर वर्ल्ड के खिलाफ लड़ते हुए ही मर जाना। ये सारी बातें सुनकर जनरल कोरा की बात को मान जाते हैं और उन लोगों के साथ शामिल हो जाते हैं। और इधर एटिकस के जहाज पर वही डिटेक्टिव उस इंसान को ले आया था जिसे बागियों के बारे में मालूम था। वो इंसान एटिकस को बता देता है कि
बागी कहाँ छुपे हैं। वो बताता है कि बागियों को राजा लेविटिका ने पनाह दी है। जनरल एटिकस को ये जानकारी मिल जाती है तो वो उस इंसान को मार देता है और अपने साथियों से कहता है इसका दिमाग काट कर देखो अगर हमें कुछ और इन्फॉर्मेशन मिल सके। इधर कोरा और उसके बाकी के साथी राजा लेविटिका के गिरह पर आए थे। वो राजा लेविटिका से बागियों को बुलाने को कहते हैं तो राजा लेविटिका बागियों को बुला लेते हैं। बागियों के लीडर ब्लेडेक्स और उसकी बहन गैब्रा वहां उनके सामने आते हैं। उनके पास में काफी फौजी और हथियार थे। कोरा उनसे मदद मांगती है जिस पर ब्लेडेक्स मान जाता है, लेकिन उसकी बहन उससे मना कर रही होती है। पर ब्लेडेक्स कहता है कि अब से कुछ टाइम पहले हम भी इन्हीं की तरह थे, हमारे पास कुछ भी नहीं था। वो अपनी बहन से कहता है कि तुम फौज को संभालो और मैं कुछ लोगों को साथ लेकर इनके साथ जाता हूँ। तभी ब्लेडेक्स अपने सिपाहियों और कुछ जहाज के साथ में कोरा की लड़ाई में शामिल हो जाता है। तभी वो लोग जा रहे होते हैं तो शिप के अंदर काय कोरा से कहता है कि उसे अभी एक आखिरी काम है। तभी हमें राजा लेविटिका के गिरह दिखाते हैं जहाँ पर जनरल एटिकस ने तबाही मचा दी थी। वो राजा लेविटिका को भी मार देता है और वो राजा लेविटिका के गिरह पर जंगी जहाज की तोपों से हमला करवा देता है और कहता है राजा लेविटिका की पूरी दुनिया को तबाह कर दो ताकि एक मिसाइल कायम हो सके। और इधर हम देखते हैं कि काय भी अपने आखिरी सामान की डिलीवरी देने के लिए उस जगह पर पहुंच जाता है, पर माल उतारते टाइम कोरा को उस पे शक हो जाता है कि तभी एटिकस की फौज उनके जहाज पर हमला कर देती है और तभी कुछ ही देर में वहां कुछ मशीनें उन लोगों को पकड़ लेती हैं क्योंकि काय ने इनके साथ में गद्दारी की थी। वो बताता है कि तुम सबके बदले में मुझे इतने पैसे मिलेंगे कि तुम सोच भी नहीं सकते, क्योंकि वो सारे के सारे मदरवर्ल्ड की लिस्ट में टॉप वांटेड थे। उनके ऊपर बहुत ही बड़ी बाउंटी लगी हुई थी। तभी वहां पर एडमिरल एटिकस आ जाता है और कहता है कि बहुत ही बढ़िया, मदरवर्ल्ड के सारे बागी सारे गद्दार उसे आज एक ही जगह मिल गए, तुम्हें इसका बहुत ही बड़ा इनाम दिया जाएगा मिस्टर काय। वो गनर से कहता है किसान मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, इससे पहले मुझे खुद पर गुरूर था कि मैं कभी गलत नहीं होता हूँ, लेकिन तुमने मुझे गलत साबित कर दिया और मेरा गुरूर तोड़ दिया, लेकिन अब तुम्हारे हाथों ही इन सबको मारना पड़ेगा। इसलिए काय किसान के हाथों से ही कोरा को मारने को कहता है, लेकिन गनर ऐसा नहीं करता है। वो मौका मिलते ही कोरा को आजाद कर देता है और काय को वहीं की वहीं मार देता है। और फिर कोरा अपनी गन उठा लेती है और अपनी गन उठाकर उन सबको बहुत बुरी तरह से मारने लगती है और जल्दी ही वो बहुत ही खतरनाक गन चलाते हुए एटिकस की टीम को पीछे कर देती है और फिर गनर नेमेसिस को आजाद कर देता है। तभी नेमेसिस अपनी तलवार से बाकी लोगों को आजाद कर देती है और दुश्मनों को मारने लगती है और फिर ब्लेडेक्स अपने साथियों से जहाज संभालने को कहता है और तभी एटिकस इनके जहाजों को तबाह कर देता है, जिसमें ब्लेडेक्स के साथी भी मर जाते हैं। ब्लेडेक्स देखता है कि वो सब उनकी तोप के निशाने पर है, तो ब्लेडेक्स उनकी तोप को तबाह करने के लिए उसकी तरफ भागता है और बाकी साथी उसके लिए रास्ता साफ कर रहे होते हैं और ब्लेडेक्स बचे हुए लोगों को मारता हुआ एटिकस के जहाज के पायलट पर हमला कर देता है, पर वो बचकर ब्लेडेक्स को ही शूट कर देता है, लेकिन ब्लेडेक्स मरते हुए उस पायलट को भी मार देता है और उनकी शिप को पलटाकर नीचे गिराने लगता है। और इधर वो सारे लोग एटिकस के ज्यादातर सिपाहियों को मार चुके थे। तभी कोरा एटिकस को देखती है जो कि जहाज के दूसरे हिस्से पे था, इसलिए वो जहाज के गिरने से पहले एटिकस के पास पहुंच जाती है, लेकिन जहाज के गिरने की वजह से एटिकस नीचे गिर जाता है और एक जगह जाकर रुक जाता है। तभी कोरा भी वहां आ जाती है। एटिकस कोरा को मारने की कोशिश करता है पर कोरा उसके सारे हमलों को डॉज कर देती है। तभी एटिकस उसे गिरा देता है। कोरा नीचे गिर रही होती है, लेकिन वो एक रस्सी की मदद से वापस ऊपर आ जाती है और फिर उस रस्सी की ही मदद से एटिकस से लड़ने लगती है और फिर बाद में वो एटिकस की छड़ी को तोड़ देती है और उसके बाद में वो एटिकस के हाथ को भी तोड़ देती है। और अब तक एटिकस काफी जख्मी हो चुका था, इसलिए वो कोरा का मुकाबला नहीं कर पाता है और अब तक जिस छड़ी से उसने लेविटिका, सिंड्री और बाकी लोगों को मारा था, कोरा उसी छड़ी को एटिकस के सीने में भोंक देती है और फिर वो एटिकस को नीचे गिरा देती है और इधर उन लोगों ने बाकी सारे लोगों को मार दिया था। वो लोग जानते थे कि मदरवर्ल्ड अब शांत नहीं बैठेगा और इसलिए वो गनर के गिरह पर लौट जाते हैं। इधर मदरवर्ल्ड एटिकस की लाश को उठाकर वापस ले जाता है जो कि एक्चुअल में जिंदा होता है। मदरवर्ल्ड ने उसके अंदर कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी डाल दी थी जिससे वो उसे वापस जिंदा कर सकते थे। उसके बाद में उसे बेसिलेरियस के सामने भेजा जाता है जिसने राजा की गद्दी हड़प ली थी। एटिकस बेलिसेरियस को बताता है कि उसने उसकी गद्दार बेटी को ढूंढ लिया है। वो कोरा की बात कर रहे होते हैं। बेलिसेरियस उससे कहता है जाओ उन सबको मार दो और मेरी बेटी को जिंदा वापस लेके आओ ताकि मैं सबके सामने
मैं उसे अपने हाथों से मार सकूं। अब वो कहता है लेकिन अगर तुम इस बार नाकामयाब रहे तो सोच लेना तुम्हारे साथ बहुत ही बुरा होगा। और यही इस मूवी का एंड हो जाता है। सो गाइस, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो पे कमेंट जरूर करें।